कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और 18 और 16,400 जो हम लेवल बात कर रहे थे सुबह, उसको भी टेस्ट करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। गैप डाउन के बाद थोड़ा कमज़ोर हुआ है, यूजुअली ये अच्छा साइन नहीं होता है। लेकिन चलिए आगे अपनी चर्चा को लेके चलते हैं। संदीप टंडन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप ऑफ कोर्स मैक्रो डेटा पॉइंट्स को भी काफ़ी एनालाइज करते हैं और बाजार में उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो भी एनालाइज करते हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग। संदीप, इस समय आप किस तरह का, आपका बिग पिक्चर व्यू क्या बन के आ रहा है आपके पोर्टफोलियो में? किस तरह से आप एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, मैक्रो कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, क्रूड एटसेट्रा? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई वॉर जैसी सिचुएशन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं, तो कोई भी इंडेक्स या प्राइस लेवल का रेलेवेंस नहीं होता है, ओके? वो नया लो बना सकते हैं या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, तो नया हाई भी आ सकता है। बट हमको अगर फ़ियर को गेज करना है, तो हम लोग बहुत सारे डेटा पॉइंट्स देखते हैं, उसमें ग्लोबल वॉलेटिलिटी को काफ़ी एम्फेसिस देते हैं कि ग्लोबल वॉलेटिलिटी किस तरह स्पाइक कर रही है, ओके? अगर हम वो ग्लोबल वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें, जैसे विक्स की बात करते हैं यूएस के लिए, एस&पी के लिए, चाहे इंडिया के लिए बात करें, तो हमको जो जो इवेंट लास्ट थर्सडे फ्राइडे को अनफोल्ड हुआ, लास्ट थर्सडे को ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे स्पाइक करी, वहां से थोड़ा कम हुआ है। वो क्या इंडिकेट करता है कि एक जो पीक बनना था वॉलेटिलिटी का, वो बन गया है, ओके? वो ये भी इंडिकेट करता है जो फियर का भी एक पीक था, वो फियर का भी एक पीक बन गया है, ओके? बट क्या ग्लोबल वॉलेटिलिटी सेटल हो गई है? आंसर इज नो, ओके? सेटल नहीं हुई है। जब तक वो 20 के नीचे नहीं आती, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वॉलेटिलिटी मेंटेन रह सकती है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फियर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस, वो डेटा देख के लगता है कि वो वी हैव पास दैट फेज, ओके? तो ये लेवल पे अपॉर्चुनिटी बनती है पार्टिसिपेट करने की, कि अपने को दिखता है कि फियर का लेवल हमने पीक आउट कर लिया है, ओके? और जब सबको सब कुछ खराब लगता है, डेटा पॉइंट्स खराब हो जाते हैं, लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, माइंडसेट डिस्टर्ब होता है, तो तभी अपने इंडिकेटर्स काम आते हैं कि किस तरह हम कैपिचुलेशन देखें, किस तरह हम फियर देखें, किस तरह वॉलेटिलिटी का डेटा पॉइंट्स देखें। जो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, वो उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, या तो हमने थर्सडे को बॉटम देख लिया है, या हो सकता है कि हम बॉटम को रीटेस्ट भी करें, ओके? मे बी आजकल के अंदर ही, और वहां से शार्प अप मूव भी मिले, क्योंकि मार्केट एकदम लाइट होता जा रहा है और अभी किसी को पार्टिसिपेट करने का व्यू ही नहीं है। जो बाय ऑन डिप का रैली का जो माइंडसेट था बिगिनिंग ऑफ द ईयर से, अभी वो सेल ऑन रैलीज का हो गया है। एक माइंडसेट ही आपका चेंज हो गया है। वो माइंडसेट में अगर आपने को कैपिटल ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना है, तो जब फियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो जो डेटा देख के हमको समझ में आता है। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली संदीप। ये बात एकदम सच है। हम लोग एक हफ्ते से लोगों से बात कर रहे हैं और इस समय 10 में से 9 लोग ये बोल रहे हैं कि रुकिए, साइड में बैठिए, ऑब्जर्व करिए। हालांकि ऑफ कोर्स यहाँ से डिप को बाय करने की कोशिश में हो सकता है प्राइस नीचे जाए, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ये आपका मैसेज आ रहा है। संदीप, आपको कहाँ पे कंफर्ट आ रहा है अब, जो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने का समय आ गया है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होना शुरू हो गए? आप अगर कुछ आइडिया दे सकें कि आप कौन से एरियाज को फेवरेबली देख रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें, इससे पहले सेक्टर से बात करने से पहले हम एक चीज़ मैक्रो और देखते हैं कि जब भी कोई तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होता है और पर्टिकुलरली वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो इमर्जिंग मार्केट करेंसी जो सबसे पहले कि आपको एक इंडिकेट करता है, उसमें बड़ी वीकनेस देखने को मिलती है। इनफैक्ट इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है लास्ट 1 महीने में। इनफैक्ट जो जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट करेंसी में वोलेटिलिटी आई थी और इनमें वीकनेस आई थी, वो सब करेंसीज डेप्रिशिएट हुई थी, उस तरह का भी डेप्रिसिएशन इस बार हमको देखने को नहीं मिला है। तो करेंसी मार्केट आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रही है कि ये कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है, ये कोई वॉर जैसा सिचुएशन नहीं है, छोटा-सा इन्वेजन है, ओके? तो हमको वॉर और इन्वेजन में डिफरेंशिएट करना चाहिए बहुत क्लैरिटी के साथ में, कि आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉलेटिलिटी नहीं है, बाजार में दिखा रहा है, करेंसी नहीं दिखा रहा है, क्रूड में नहीं दिखा रहा है, नेचुरल गैस में नहीं दिखा रहा है, जो रशिया बड़ा सप्लायर है यूरोप को। तो अगर हम ये बिग मैक्रो पॉइंट देखेंगे ना, तो आपका जो फियर है ना, जो लोगों के मन में है, वो सबसाइड हो जाता है। तो वो अपॉर्चुनिटी देखते हुए, जैसे हम लोग छोटे निवेशक की बात करते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हमेशा लार्ज कैप पे आएगी। तो हमारा फोकस तो अभी भी मेटल स्टॉक्स के ऊपर है, क्योंकि ये पूरा ग्लोबली इन्फ्लेशन का ये स्ट्रक्चर बुल रन है। तो कमोडिटी स्टॉक्स हमको बहुत
क्लोजली देखने चाहिए। लोगों का माइंडसेट है कमोडिटी स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, कमोडिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो मेटल्स हो गया, शुगर हो गया या कोई भी तरह का, और जो भी यूजर्स इंडस्ट्रीज है कमोडिटीज को, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो एक लार्जर थीसिस समझ में आती है कि अगले 8-10 साल का या 5 साल का हम पोर्टफोलियो का अगर कोई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमको इन्फ्लेशन पे बड़ा फोकस रखना चाहिए। जिस भी सेक्टर पे इन्फ्लेशन का बड़ा इम्पैक्ट होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो सेक्टर और वो स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जब इजी लिक्विडिटी का फेज जब खत्म हो जाता है, जो हो गया, जो सितंबर 2021 में ही खत्म हो गया, हम लोग काफी टाइम से बात करते हैं कि इंडिया में डिफिकल्ट बुल रन में है, इजी फेज ऑफ बुल रन ग्लोबली खत्म हो गया, बट इंडिया में अभी भी मानता हूं कि हमारा बुल रन है और ये डिफिकल्ट फेज ऑफ बुल रन है। उसमें आपका हाई पीक है, जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स है, ओवर क्राउडेड स्पेस है, एफआई सेंट्रिक स्टॉक्स है, उनको भी एक तरह से अवॉइड करना चाहिए। जहां पे ओवर ओनरशिप है, ओवर वैल्यूएशन है, वहां पर भी पैसा नहीं बनेगा। तो हम लोगों को बहुत सेलेक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट ये माइंडसेट रख ले कि सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ डैमेज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लगता। अगर हम अपना मनी फ्लो का एनालिसिस देखेंगे तो काफी सेक्टर अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैल्यू थीम ऐसा समझ में आता है, पावर सेक्टर देखें या इकोनॉमी का ओपनिंग अप ट्रेड्स देखें, तो कई अपॉर्चुनिटीज हैं जो बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रही है। ठीक है, वो स्टॉक भी करेक्ट हुए, जब बाजार गिरता है और लास्ट फेज होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल का, तो सब कुछ गिरता है, और जो नहीं गिरा होता है वो ज्यादा गिरता है। ओके, तो वही स्टॉक्स, वो सेक्टर को ही हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको ही पार्टिसिपेट करना है, रादर देन कि हम एक बहुत ब्रॉड बेस सेक्टर की अप्रोच बिल्ड करें। ये तो टाइम है बहुत सेलेक्टिवली कंसंट्रेटेड बेट्स बनानी है, जहां पे ये डेटा पॉइंट कंस्ट्रक्टिव है। All right. Morning, Sandeep, Priyanka here. Absolutely. इन एडवाइजेस की ज़रूरत एक्चुअली व्यूअर्स को हर एक स्टेज पे भी पड़ती है, क्योंकि आपने भी कहा कि डिफिकल्ट फेज है, बुल रन है, लेकिन डिफिकल्ट बुल रन है, डिफिकल्ट फेज ऑफ द बुल रन है। और आपने कहा लास्ट लेग में ज़्यादा गिरावट होती है। ये लास्ट लेग कब तक जारी रह सकती है? क्या हम लास्ट लेग शुरू कर चुके हैं या फिर अभी होनी बाकी है? नहीं, डेफिनेटली हम ये फॉल के लास्ट लेग पे हैं। मैं तो ऐसा भी स्ट्रांगली बोलता हूँ कि शायद थर्सडे को बॉटम बन चुका है, नहीं तो आज बन जाएगा। ओके, इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये बोले कि आज का आज रिकवरी हो जाएगा और आज का आज सब कुछ हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं होगा। ओके, इतने बड़े इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, तो कोई भी पैरामीटर को चेंज होने में, जैसे वोलेटिलिटी स्पाइक करती है, तो उसको भी सेटल होने में 4-5-6 दिन जाते हैं। ओके, तो ये हो सकता है कि ये थर्सडे फ्राइडे तक ये इवेंट भी अनफोल्ड हो जाए और वोलेटिलिटी थोड़ा सेटल होना स्टार्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इंडिया और इमर्जिंग मार्केट में इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ओके, ये एक इवेंट था, इवेंट अनफोल्ड हो गया। इसका इम्पैक्ट रशिया स्पेसिफिक ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है, इनफैक्ट यूएस और एशिया में इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा है, बट रियल इम्पैक्ट इनसिग्निफिकेंट है। संदीप, जैसे आप ये कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं बॉटम बन गया है, मैं अपने माइंडसेट में ये बात फिक्स कर लेता हूँ आपकी बात को कि ठीक है मेरे पास बॉटम बन चुका है। लेकिन मेरा सेकंड क्वेश्चन फिर यहीं से शुरू हो जाएगा संदीप की, फिर क्योंकि हमारे पास फंड्स लिमिटेड होते हैं, तो शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे मार्केट को देखा जाए, कैसे इस बॉटम का बेनिफिट उठाया जाए? देखिए, सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी तो हमेशा लार्ज कैप पे ही आता है। अगर कोई भी मनी फ्लो का अगर हम डेटा एनालाइज करें, तो सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन होता है, बास्केट बाइंग होती है, ईटीएफ बाइंग होती है। तो आपको सबसे पहले लार्ज कैप पे ही स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, या बीटन डाउन स्टॉक्स जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी 30-40-50% का कहाँ करेक्शन हुआ है और आपको उसको फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स पसंद हैं, आप उसके ऊपर अच्छी ग्रिप है, आपने स्टडी किया है, तो वो स्टॉक भी आप पार्टिसिपेट करें। अभी वो स्टॉक आपको सस्ते इसलिए मिल रहे हैं कि वो कैपिटुलेटिव फेज है, सबने सरेंडर कर दिया अपनी पोजीशन। ओके, बेस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन अप। ओके, तो वो फेज तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी का होता है, लेकिन मैं उसको जनरलाइज नहीं करूंगा कि आप जाके सब ले लें। ओके, जो भी जहां पे आपका कन्विक्शन है और जहां पे आपकी स्टडी हो, वो सेक्टर या वो स्टॉक तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर एक लेमैन है, रिटेल इन्वेस्टर है, तो ऑब्वियसली उसके लिए फर्स्ट चॉइस लार्ज कैप हो जाता है, इंडेक्स स्टॉक्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट तो बाउंस बैक उधर आता है जहां पे रिस्क एडजस्टेड अगर हम रिटर्न्स देखें, तो इस समय रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लार्ज कैप में ज्यादा मिलेंगे आम आदमी के लिए। ज्यादा जी,
लार्ज कैप पे फोकस ज़्यादा होगा। साथ ही आपने स्टार्टिंग में भी जब बात कहा संदीप कि जिनकी हाई वैल्यूएशन थी और हाई वैल्यूएशन हाई पीई थी जिन स्टॉक्स की, यानी कई सारे ऐसे स्टॉक्स जो एफआईआईज के पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहते हैं, एफपीआई के पोर्टफोलियो में ज़्यादा होते हैं, आपको लगता है कि अब वो अट्रैक्टिव हो गए हैं या फिर अब भी वहाँ से दूर रहने की सलाह होगी? नहीं, ये तो देखिए हम लोग बहुत डायनेमिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो ऐसा कोई भी एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है कि ये हो चुका है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि 2022 में मैं काफी टाइम से बोलता हूँ कि ये मोस्ट वॉलेटाइल फेज होने वाला है, ओके, रिलेटिवली 2020 और 2021। तो अगर अगर मार्केट ही बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, तो आपको ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को भी कैपिटलाइज करना आना चाहिए, ओके। उस अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अगर हम देखें तो कभी कभी जैसे कुछ बैंकिंग नेम्स काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, पावर सेक्टर काफी अट्रैक्टिव हो गया है, ओके। तो वो सब चीजें हमको देखना चाहिए। जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग इस बात को कि कोई भी चीज हम ले लें और कोई भी एक ओपिनियन फॉर्म कर लें कि ये एफआईआईज ओवरवेट है तो ये नहीं लेंगे, बट एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। संदीप, ओपनिंग अप ट्रेड के बारे में आपने जो बात की उस पर थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ओपनिंग अप ट्रेड में एग्जीबिशन कंपनीज हैं, होटल कंपनीज में काफ़ी हमने होटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखा, एविएशन, होटल, एग्जीबिशन, सिनेमा टाइप की। आपका किस तरफ रुझान बन रहा है इस समय? देखिए, मेरा रुझान टेक ट्रैवल से रिलेटेड होटल्स और ट्रैवल पे ज्यादा रहेगा, ओके। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग 2 साल घर पे बैठे तो हर आदमी ने एक नए एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर लिया, लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, लोगों ने एंटरटेनमेंट्स का अपना एक तरीका देख लिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्राउड इमीडिएटली थिएटर्स पे वापस जाए। हाँ, ट्रैवलिंग पे बहुत स्टार्ट हो गया है, घर में बैठने से लोग उकता गए एक्चुअली में। तो काफी लोग ट्रैवल बहुत करेंगे, तो होटल्स और एविएशन से रिलेटेड, चाहे वो एयरपोर्ट स्टॉक हो, चाहे होटल स्टॉक्स हो, और इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, हमको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगती है। मेटल्स में भी मैं समझना चाहूँगा, एक तो एक कमोडिटी यूनिवर्स आपका हिंडाल्को वेदांता वैरायटी है जिसमें आपको अच्छे प्लेस मिल जाते हैं, और एक प्योर स्टील जहाँ पे नंबर्स अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट कैश फ्लोज में देखने को मिल रहा है, डेट कम हो रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस 15-20% अपने टॉप से नीचे हैं। आपको कौन से पॉकेट की तरफ ज़्यादा वैल्यू दिखती है? देखिए, मेरे को तो ओवरऑल कमोडिटीज अच्छा लगता है। अगर हम फेरस और नॉन फेरस की बात करें तो नॉन फेरस में स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो ईवी प्ले हो जाता है, चाहे कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो, तो आपको ईवी का भी एंगल मिलता है। फेरस में थोड़ा चाइना का एंगल आता है, तो फेरस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत चाइनीज एंगल के कारण वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो वो एक एंगल हमको बैक ऑफ द कैलकुलेशन ध्यान रखना चाहिए। बट अगर कोई सेक्टर या स्टॉक्स ये सब स्पेस में भी काफी करेक्ट हो गए हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी ओपन माइंड से एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा फिर से आपसे बातचीत करके, और एक लेसन तो आज हमने आपसे सीख लिया कि हाँ, मार्केट का बॉटम बन चुका है। आप अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए बाजार के अच्छे दिन के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने।